हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। कभी कभी इतिहास चीखता नहीं, बस खामोशी में रोता है। 18 फरवरी 1983 का दिन, असम का एक छोटा सा गांव नेल्ली। सुबह की ठंडी हवा, खेतों में काम करते लोग और दूर बच्चों की हंसी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों में यह वही जमीन बन गई जहां इंसानियत को जिंदा दफन कर दिया गया। उस दिन ना कोई जंग थी, ना कोई दुश्मन देश, बस एक अफवाह, एक नफरत और हजारों निर्दोषों का खून। कहा जाता है सिर्फ 6 घंटे में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं बख्शा गया। नेल्ली का नाम तब से इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। लेकिन अफसोस, आज भी बहुत से लोग इस नरसंहार के बारे में जानते तक नहीं। आज हम उसी भूले हुए अध्याय की परतें खोलेंगे, जानेंगे कि कैसे राजनीति, डर और नफरत ने असम की मिट्टी को लाल कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान ने इंसान होना छोड़ दिया था? नेल्ली नरसंहार भारत के इतिहास का वो काला दिन जब कुछ ही घंटों में 5000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना एक खास समुदाय के खिलाफ थी और इसीलिए इसे सांप्रदायिक नरसंहार भी कहा जाता है। दरअसल इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम मुस्लिमों के खिलाफ हुआ और 5000 से ज्यादा मुस्लिमों को इस दौरान मौत के घाट उतारा गया। किसी को भी नहीं बख्शा गया, ना महिलाएं, ना बुजुर्ग और ना ही बच्चे। और एक बड़ी भीड़ ने अनेक गांव के बहुत सारे लोगों को इस पूरी की पूरी घटना के तहत एक ही परिणाम दिया और वो था मौत। पर आज भी लोगों के मन में अनेक प्रश्न इस घटना से जुड़े हुए चलते रहते हैं और लोग आज भी बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चीजों को सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी और परिणाम के तहत जो 5000 लोगों की लाशें थी, उन मामलों में किसी के ऊपर क्यों मुकदमा नहीं चलाया गया, किसी को सजा क्यों नहीं दी गई। जबकि इस घटना के बाद आयोग भी बनाया गया और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी और वर्तमान में वही रिपोर्ट असम सरकार अपनी विधानसभा में लेके आने वाली है, जिस वजह से नेल्ली नरसंहार के ऊपर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जरूरी है कि इस नरसंहार से जुड़ी हुई सारी बातों को हम समझें और ये भी जानें कि किस प्रकार ये नरसंहार हम सभी के सामने आया और भारत के इतिहास का एक काला दिन बन गया। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं नेल्ली नरसंहार को। तो आइए जानते समझते हैं इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातों को। दरअसल नेल्ली नरसंहार के बीज भारत में स्वतंत्रता से पहले ही बोए जा चुके थे। दरअसल असम शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या से परेशान है और वो है जातीय विविधता और प्रवास। दरअसल स्वतंत्रता से पहले से ही ब्रह्मपुत्र घाटी के हिस्से में अनेक जगहों से लोग आकर के बसने का काम कर रहे थे और यह काम ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भी जारी रहा। दरअसल ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ब्रह्मपुत्र घाटी वाले क्षेत्र में पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में किसानों ने आकर बसना शुरू किया और ये वही हिस्सा है जिसको स्वतंत्रता से पहले पूर्वी बंगाल, स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पाकिस्तान और 1971 से बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। अब इसी प्रवास की वजह से ब्रह्मपुत्र घाटी और असम वाली भूमि पर एक खास जातीय विविधता बन गई। इस पूरी विविधता के पीछे का रीजन था बगान मालिक। दरअसल बगान मालिक चाहते थे कि वो अधिक से अधिक मात्रा में खदानों को उत्पन्न करें और इसी वजह से इन्होंने 1930 से 40 के दशक में एक खास अभियान शुरू किया जो था अधिक खदान उगाओ अभियान। इस अभियान के तहत पूर्वी बंगाल के किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि वो ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बसें और ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसकर अधिक से अधिक किसानी करें और यहाँ फसलों को उगाएं। अब इस दौरान बड़ी संख्या में बंगाली मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घाटी में बसना शुरू कर दिया और बसने के बाद कृषि शुरू कर दी। लेकिन ये नहीं पता था कि भविष्य में एक बड़ी घटना उनके लिए इंतजार कर रही है। अब जब बड़ी संख्या में बंगाली भाषी मुस्लिम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में बस रहे थे तो स्थानीय लोगों के मन में एक खास चिंता पनप रही थी और वो खास चिंता थी अल्पसंख्यक हो जाने की चिंता।
क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी ने अपनी उपजाऊ स्थिति के कारण आसपास के बहुत सारे लोगों को आकर्षित तो किया, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया। और लोगों के मन में यही चिंता थी कि आने वाले समय में हम अपनी भूमि पर ही अल्पसंख्यक बन जाएंगे और आसपास से आकर के लोग बहुसंख्यक होंगे और वही इस जमीन पर मौजूद सारे संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। यह स्थिति जिस प्रकार से औपनिवेशिक काल में बनी रही, स्वतंत्रता के बाद में भी चीजें बदली नहीं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस समय बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने पूर्वी बंगाल से पलायन किया। या तो वो लोग पहुंच गए पश्चिम बंगाल या फिर वो लोग असम की भूमि पर पहुंचे, और इस दौरान एक बड़ी संख्या में प्रवास असम ने झेला। बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रही। स्वतंत्रता के और विभाजन की इस घटना के बाद भी असम की भूमि पर प्रवास लगातार जारी रहा और 1971 में भारत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान एक खास चीज और देखी गई। ये पूरा मुक्ति अभियान बांग्लादेश की मुक्ति के लिए था, यानी कि उस समय ये भूमि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानी जाती थी, जहां के लोग अपनी अलग स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें भारत ने भी समर्थन दिया। बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई गई 1971 में, लेकिन इस दौरान एक बड़ी संख्या में असम के ऊपर शरणार्थियों की बाढ़ आ गई और इस शरणार्थियों की बाढ़ में लगभग 10 लाख लोगों ने बांग्लादेश की भूमि यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की भूमि से असम के लिए पलायन किया, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक था। अब इस दौरान सवाल ये था कि कौन है असमिया नागरिक और कौन है असम की भूमि पर विदेशी। यह स्थिति इस प्रकार आगे तो बढ़ी। अब इसी प्रश्न के साथ चीजें और ज्यादा जटिल हो गई। अब सबके मन में यह प्रश्न था कि कौन असम के लिए स्वदेशी है और कौन विदेशी। अब इसी घटनाक्रम में बहुत सारे लोग असम की भूमि पर देखे जा रहे थे जो स्वदेशी नहीं थे। अब इस दौरान असम के ही कुछ लोगों ने स्वदेशी लोगों की सुरक्षा और विदेशी लोगों को पहचान करने, उनके निर्वासन के लिए कुछ खास आंदोलन शुरू किए और इसी वजह से पूरे के पूरे असम में अव्यवस्था शुरू हो गई। 1979 की घटना, जब असम में एक आंदोलन शुरू हुआ। मंगलदोई संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध मतदाताओं की पहचान हुई और इस दौरान अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद, इन दोनों ने मिलकर एक खास आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन को एक खास नारा दिया गया और वो आंदोलन का नारा था विदेशी खेड़ा एक्सोम बचाओ, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि विदेशियों को खदेड़ो और असम वाले लोगों को बचाने का काम करो। इस दौरान मतदाता सूची से विदेशी लोगों का पहचान करने का काम शुरू किया गया, उनको हटाने का और उनके निर्वासन के लिए एक बड़ी मांग की गई। लगातार बड़ी संख्या में मतदाता सूची में पहचान हुई विदेशी लोगों की और इस प्रकार से चीजें और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। असम के स्थानीय लोग ये चाहते थे कि इन सभी लोगों को भारत की भूमि से और असम की भूमि से खदेड़ के वापस इनके देश भेजा जाए और ये मतदाता सूची में शामिल रहकर भारत की राजनीति को प्रभावित ना करे, क्योंकि दरअसल अब जब वो व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो चुके थे तो अब इसकी स्थिति ये थी कि ये लोग भारत में होने वाले चुनावों को प्रभावित करेंगे और ये कोई भी होने देना नहीं चाहता था। इसलिए सबकी चाहत ये थी कि इन लोगों को मतदान का अधिकार ना मिले और ये वापस अपनी भूमि पर लौटे। अब इसी दौरान केंद्र सरकार के सामने कुछ बड़ी दुविधाएं खड़ी हुई। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा विरोध प्रदर्शनों के बावजूद चुनाव कराने पर जोर दिया गया। चुनाव कब होने थे? 1983 में, जहां एक तरफ विदेशी लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा था, मतदाता सूची से उन्हें निकालने की बात चल रही थी और स्थानीय लोग चाहते थे कि असम के मामले में ये विदेशी लोग मतदान ना करें। लेकिन वहीं एक दूसरी स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी सरकार चुनावों पर लगातार जोर दे रही थी। 1983 में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया और सभी चीजों के संचालन के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई। इस दौरान आंदोलन के तहत अब असम की स्थिति जो शांतिपूर्ण चल रही थी अब वो परिवर्तित हो गई और असम का ये शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन अब हिंसात्मक आंदोलन हो गया। और ये हिंसा थी उन सारे लोगों के खिलाफ जो प्रवास करके असम की भूमि पर बस रहे थे और जो लोग खासतौर पे बंगाली बोलने वाले मुस्लिम थे। अब इस दौरान एक खास समुदाय टारगेट का सेंटर बन गया था और वो खास समुदाय था बंगाली भाषी मुस्लिम। अब भले ही वो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम स्वतंत्रता से पहले से इस भूमि पर रह रहे थे, उन सभी के साथ समान व्यवहार हुआ और सभी को विदेशी ही माना गया और सभी के खिलाफ लगातार स्थानीय मांगे उग्र होती गई। बंगाली मूल के मुसलमान जो कई पीढ़ियों से असम में रह रहे थे वो भी इसी में शामिल हो गए और उन्हें भी बलि का बकरा बनाया गया। और इस दौरान आरोप ये था कि बांग्लादेशी और अवैध मतदाता भारत की स्थितियों को प्रभावित करना चाहते हैं और भारत में आके वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं, जो कि स्थानीय लोग स्वीकार नहीं करना चाहते थे और भारत के लिए गलत भी था। इनकी मांगे अपनी जगह पे वाजिब थी,
और वास्तव में ये कभी भी कोई देश स्वीकार नहीं करेगा कि दूसरे देश से आए हुए घुसपैठी लोग या शरणार्थी या प्रवासी उस देश की राजनीति को प्रभावित करें और राजनीति में अपना मत देकर अपने अनुसार सरकार बनाए, जो कि अपने आप में एक अलग और नई स्थिति थी। और ये भारत अनुभव कर रहा था और स्थानीय लोगों के ऊपर इसी वजह से खतरे मंडरा रहे थे और उन खतरों को वो भली भांति अनुभव भी कर रहे थे। अब इसी के तहत जब चीज़ें इतनी ज़्यादा गड़बड़ाई तो वो समय अब आगे बढ़ा और वो समय आने लगा जब हम एक बड़ा नरसंहार देखते हैं। अब इस दौरान एक तरफ राज्य में चुनाव होने थे, वहीं दूसरी तरफ राज्य में आंदोलन भी चल रहा था और इन घुसपैठी लोगों को देश से निकालने के लिए मांगे तेजी से चल रही थी और मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बातें भी चल रही थी। अब इस पूरे घटनाक्रम में नेल्ली और आसपास के गांव, जैसे कि मेरी गांव जिले के लगभग 14 गांव इनमें शामिल थे, उनमें रहने वाले बंगाली भाषी मुस्लिम निवासियों के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद चुनाव में उन्होंने भाग लेने का फैसला किया। दरअसल इस दौरान पहली चाहत तो असम के स्थानीय लोगों की ये थी कि चुनाव ना हो, लेकिन फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। अब जब चुनाव कराने का फैसला हुआ तो असम के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे और हम क्या, इनकी घोषणा ये थी कि असम का कोई भी व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इन मामलों से बचा जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं माने और वो लोग थे मोरीगांव जिले के लगभग 14 गांव के रहने वाले बंगाली भाषी मुस्लिम। इन लोगों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा के बावजूद चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, जिसकी वजह से असम के स्थानीय लोग और ज्यादा नाराज हो गए। अब जो चिंताएं इनकी थी वो चिंताएं और ज्यादा प्रबल हो गई, क्योंकि अब इन्हें समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं राजनीति तो प्रभावित होगी और इनके हित भी प्रभावित होंगे। अब इसी वजह से इलाके की स्थिति अब सांप्रदायिक तनाव से जुड़ गई। अफवाहें फैली कि स्थानीय तिब्बा, जिनको लालुंग आदिवासी समूह के रूप में भी जाना जाता है, वो लोग जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। और इस दौरान प्रशासन को पहले ही हिंसा के बारे में खुफिया जानकारियां मिल चुकी थी। अब इस दौरान प्रशासन चाहता तो चीजों के लिए तैयारी कर सकता था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही मुस्तैदी भी कर सकता था। प्रशासन को खुफिया जानकारी मिलने के बावजूद प्रशासन ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया और परिस्थितियों को छोड़ दिया। अब जितने भी लोग इस मामले के विरोधी थे, उस पूरे के पूरे घटनाक्रम में खास तौर पे अलग अलग अफवाहें भी फैल रही थी। पुलिस प्रशासन ने कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए और क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस या सेना की कोई तैनाती नहीं की गई। और इसी पूरे घटनाक्रम के बाद में वो दिन आया जिसको हम लोग असम का सबसे काला दिन कहते हैं, 18 फरवरी 1983 को। ये 18 फरवरी 1983 का दिन एक ऐसा दिन था जहां मात्र 5 से 6 घंटे में 5000 बंगाली भाषी मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ। दरअसल कहानी शुरू होती है सुबह 8:30 बजे के बाद से। सुबह सुबह हमलावरों ने मुख्य रूप से पास के तिवा गांव से कुछ हिंदू असमिया किसानों की सहायता से नेल्ली, अलीसिंधा, मूलाधारी, बोरबारी, वंशुधारी, सिलभेटा, माटी पर्वत और अन्य मुस्लिम बस्तियों को घेर लिया। अब जिस समय मुस्लिम बस्तियों को घेर लिया गया, उस समय सभी के पास हथियार भी थे। ये लोग छुरे, भाले, धनुष और बंदूकों से पूरी तरह सुसज्जित थे। और जब इन गांवों को घेर लिया तो घेरने वाले लोग एक बहुत ही बड़ी संख्या में थे और इन गांवों में मौजूद लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी, इनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे। और अब घेरे जाने के बाद ये लोग अपनी जान कैसे बचाएं, इनके मन में यही प्रश्न चल रहा था। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच व्यवस्थित हत्याएं शुरू हो गई, यानी कि ये वो समय था जब कत्लेआम का खेल हो रहा था। अब इस कत्लेआम के खेल में सभी को समानता से मौत के घाट उतारा जा रहा था। व्यवस्थित हत्याएं हो रही थी। कौपिली नदी की ओर भागने की कोशिशें कर रहे ग्रामीण लोगों को काट दिया गया, घरों को आग लगा दी गई, महिलाओं और बच्चों सभी को अंधाधुंध मारा गया। और इस घटना के बाद कौपिली नदी में लाशों से भरी नावें तैर रही थी, ऐसा बताया जाता है उन लोगों के द्वारा जिन लोग इस घटना के साक्षात गवाह रहे। उन लोगों ने इस पूरी स्थिति को अपनी आंखों से देखा और एक बड़ी संख्या में दूर दूर तक लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, दोपहर के मामले में चीजें और बदली। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह नरसंहार 6 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा और कुछ ही किलोमीटर के मामले में यह देखा गया कि लाशों के ढेर लग चुके थे। हिंसा तो शांत हो गई, लेकिन हिंसा शांत होने के बाद परिणाम था केवल और केवल लाशें और खून। अलग अलग रिपोर्टें अलग अलग आंकड़े बताती हैं,
हालांकि सरकारी आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 2000 लोगों की इस दौरान जान गई, लेकिन वास्तविक आंकड़ों से ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है और बहुत सारी रिपोर्टों का भी ये मानना है कि मौतों को वास्तविक रूप में दर्ज ही नहीं किया गया और लगभग 5000 से अधिक लोग इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए थे। अब इस पूरे नरसंहार के बाद में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हो रही थी कि ये क्या खास घटना देखने को मिली और भारत की सरकार जो चुनावों पर फोकस कर रही थी वो इस घटना को क्यों नहीं रोक पाई। उसकी क्या बेबसी थी कि सरकार यहां पूरी तरह से विफल रही, प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा और एक खास समुदाय के खिलाफ ये पूरा नरसंहार हुआ। जब अलग अलग पक्षों के द्वारा अलग अलग मांगे की गई तो इन मांगों के बाद सरकार ने कुछ फैसले लिए और सरकार ने इस दौरान जो फैसले लिए उनमें सबसे पहला फैसला था राहत और शरणार्थी कार्यक्रमों का। बंगाली भाषी मुस्लिम लोग जो इस घटना के बाद जीवित बचे या जो घायल रहे उन लोगों को अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित किया गया। हजारों लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के रूप में अब इस दौरान मान्यता दी गई और वहीं राहत प्रयास जो थे वो अपर्याप्त रहे, यानी कि जो बचे हुए लोग थे उनकी राहत के लिए बहुत ज्यादा काम सरकार नहीं कर पाई और वो लोग भोजन की अनुपलब्धता से गुजर रहे थे, पानी की समस्या का सामना कर रहे थे और बस सोच रहे थे कि हम कैसे बच गए और अब बच गए तो अब आगे क्या ही किया जाए और कैसे अब जिंदगी चलेगी। ना तो उन्हें रात में नींद आती थी कि उनको ये डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सोते रहें और सोते हुए ही हमें कोई मार जाए, और दिन में वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि नेल्ली नरसंहार की तस्वीरें उनकी आंखों के सामने थी और वो जो चीखें उस दौरान असम की नेल्ली के क्षेत्र में गूंज रही थी वो अभी तक उनके कानों में जिंदा थी। इस दौरान राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ये कहती हैं कि हितेश्वर सेकिया के नेतृत्व में एक नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने काम संभाला, यानी कि सरकार बनाई गई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस दौरान असम का दौरा भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस घटना के बाद ये तो समझती थी कि यह घटना अपने आप में बहुत ही गंभीर घटना है और यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये घटना का प्रभाव इंदिरा गांधी के मन और मस्तिष्क पे इतना बड़ा था कि उन्होंने असम का दौरा तो किया, लेकिन नेल्ली के बारे में सभी बातों को जानने के बावजूद उन्होंने नेल्ली की यात्रा नहीं की। उन्हें यह डर था कि कहीं उनके विरुद्ध ही कुछ ना हो जाए या उनके ऊपर ही हमला ना कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी नेल्ली के लोग इंदिरा गांधी से नाराज हैं, क्योंकि पहले से ही नेल्ली के लोगों की ये मांग थी कि चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनावों का बहिष्कार होना चाहिए और पहले विदेशी लोगों की पहचान और इनको निर्वासन का काम होना चाहिए। लेकिन फिर भी काम चुनाव के सारे हुए और सरकार भी बनी, तो इंदिरा गांधी को यह भनक थी कि कहीं मेरे खिलाफ ही चीजें ना गड़बड़ा जाए, इसलिए इंदिरा गांधी ने नेल्ली का दौरा किया ही नहीं। हालांकि कानूनी कार्रवाई की गई, 688 आपराधिक मामले दर्ज तो हुए, लेकिन इस दौरान ना तो किसी को सजा मिली और ना ही कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया। प्रारंभ में हत्या और आगजनी के आरोप में 46 प्रमुख मामले दर्ज किए गए थे, जिनको बाद में बढ़ा दिया गया था, पर परिणाम कुछ भी नहीं था। तो इन हजारों लोगों की मौत का गुनाहगार कौन और कौन दोषी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, और जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्यों वो बाद में खुली हवा में घूमते रहे और उन्हें कानून अपने शिकंजे में नहीं ले पाया। ये सारी बातें अनेक प्रश्नों को जन्म देती हैं। हालांकि सरकार ने औपचारिकता पूरी की और औपचारिकता पूरी करते हुए एक आयोग बनाया जिसको तिवारी आयोग के रूप में जाना जाता है। यह तिवारी आयोग असम में नागांव के उपायुक्त टी.डी. तिवारी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया और इस आयोग की जिम्मेदारी थी नेल्ली नरसंहार के मामले की जांच करना, अपनी रिपोर्ट सौंपना और नेल्ली नरसंहार के मामले में सारी की सारी बातों को स्पष्ट करना। अब दरअसल आयोग बना तो दिया गया, लेकिन आयोग बनाने जाने के बाद इस आयोग ने 600 पेजेस की एक विस्तृत रिपोर्ट इस दौरान सबमिट की। सरकार के मन में अभी तक नेल्ली नरसंहार की तस्वीरें जीवित थी और इस मात की घटना के बाद में कोई मामला ना गड़बड़ा जाए, इसलिए इस रिपोर्ट को हमेशा गोपनीय रखा गया और कभी भी सार्वजनिक किया ही नहीं गया और ये रिपोर्ट हमेशा ही गोपनीय रही। इस गोपनीयता के पीछे का कारण माना जाता है कि असम के मामले में 1985 में एक समझौता हुआ जिसे असम समझौते के रूप में जाना जाता है और ये माना गया कि 1985 के असम समझौते में एक खास वादा किया गया था और ये वादा था कि आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के लिए कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो इस समझौते के तहत सारी चीजों को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया और कभी भी सार्वजनिक नहीं होने दिया गया और ये रिपोर्ट हमेशा से ही पर्दे के पीछे छुपी रही। और अब वर्तमान में ये वही समय है जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है
और असम के साथ साथ पूरे देश के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट सबके सामने आएगी तो क्या सचों को लेकर के आएगी, कौन कौन से तथ्यों को लेकर के आएगी और कौन कौन सी बातें लोगों को पता लगेगी, जो बातें बीते 42 सालों से छुपी हुई हैं। नेल्ली नरसंहार के बाद आयोग बना, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई, ना ही लोगों को इस घटना के बारे में कोई खास जानकारी अलग से मिली। लेकिन इस घटना के बाद एक खास परिणाम जो असम के लोगों की मांग थी उसको संतुष्ट करने के लिए सामने आया, वो था असम समझौता। असम समझौते में स्थानीय लोगों की परिस्थितियों को, मांगों को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने पूरा प्रयास किया। 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार ने एक समझौता किया आसू और अगस्त्य के साथ। अब दरअसल ये जो समझौता था, इस समझौते में कुछ खास बातें निर्धारित की गई, जैसे कि असम का नागरिक किसे माना जाए। तो डेट डिसाइड की गई 24 मार्च 1971। 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में रह रहे थे वो असम के नागरिक माने जाएंगे और 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए उन्हें प्रवासी माना जाएगा। हालांकि भारत से निर्वासित करने का कोई मामला इसमें रखा नहीं गया, लेकिन ये कहा गया कि उन लोगों को 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो नागरिकता के लिए कट ऑफ असम की अलग से निर्धारित हुई। आंदोलन अवधि से संबंधित सभी लंबित मामलों को वापस कर ले लिया गया और नेल्ली नरसंहार के मामले भी इस दौरान शामिल थे, उन सारे मामलों को भी वापस रख लिया गया। परिणाम ये रहा कि सारी की सारी जांच नेल्ली नरसंहार की जो भी चल रही थी वो सब बंद हो गई। पीड़ितों को केवल सांकेतिक मुआवजा दिया गया, जिसमें हर एक परिवार को लगभग 5-5 हजार रुपए ही दिए गए, इससे अधिक नहीं। यानी कि कोई बहुत खास स्थिति इस दौरान रही नहीं। और इसके बाद कुछ दीर्घकालीन प्रभाव असम की व्यवस्था पर ऐसे पड़े जो आज तक देखे जाते हैं, जैसे कि न्यायिक और नैतिक दंड मुक्ति। किसी भी व्यक्ति या समूह को कभी भी दोषी ठहराया ही नहीं गया। जो वहां बचे हुए जीवित लोग थे वो अभी भी नेल्ली और उसके आसपास गरीबी में रह रहे हैं और तथा उन लोगों के ऊपर जो आघात और जो उनके विस्थापन के घाव है वो अब तक उसका दर्द को झेल रहे हैं। सांस्कृतिक मौन की स्थिति भी इस दौरान देखने को मिली, क्योंकि नरसंहार भारतीय राष्ट्रीय स्मृति पर काफी हद तक इसके मिटा चुका है। तो अब दरअसल ये है कि नरसंहार भारतीय राष्ट्रीय स्मृति से मिट तो चुका है, लेकिन इसके घाव अभी भी हरे हैं और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की तरफ न्याय की मांग के लिए देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला और ना ही न्यायालय ने इस मामले में कोई भी स्थिति को आगे बढ़ाना सोचा। हालांकि न्यायालय चाहता तो स्वतः संज्ञान भी ले सकता था, लेकिन न्यायालय ने भी कोई प्रयास इस दौरान किया ही नहीं। कुछ वृत्त चित्रों और पत्रकारिता संबंधी कार्य, जैसे कि दिलीप दास की नेल्ली 1983 और शेखर गुप्ता और सुबीर भौतिक की एक रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि जो पूरी की पूरी चीजें हैं घटना की वो किस प्रकार की रही थी। प्रयास तो किए गए नेल्ली नरसंहार के लिए, लेकिन कोई खास परिणाम इस दौरान देखने को मिला नहीं। वहीं इसके साथ साथ नवीनीकृत प्रासंगिकता जो 2010 के बाद सामने आई वो एक नए रूप में आई। अब असम में एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को खास तौर पे लागू करने की बातें चल रही हैं, बहस चल रही है और ये माना जा रहा है कि अब इसकी वजह से ऐतिहासिक घाव फिर दोबारा से अब खोल दिए गए। यानी कि जो बातें पहले चला करती थी 1983 के दौरान या असम आंदोलन के दौरान, वो सारी की सारी बातें अब दोबारा से पुनर्जीवित हो रही हैं और फिर दोबारा स्वदेशी और विदेशी की बातें असम की भूमि पर की जा रही है। और टारगेट कौन? तो अब फिर दोबारा टारगेट वही लोग हैं जो बंगाली भाषी मुस्लिम हैं और ना तो वो अपनी संस्कृति को ठीक से जीवित रख पा रहे हैं, ना ही वो अपनी परंपराओं को पूरा कर पा रहे हैं। और असम की भूमि पर रहकर सांस लेना उनके लिए और भी चिंताजनक और खतरनाक होता जा रहा है। विद्वान मानते हैं कि यह स्मृति हत्या का मामला है और असुविधाजनक सत्यों को जानबूझकर भुलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता और अभी ये प्रश्न लोगों के मन में चल रहा है कि आने वाले समय में क्या वास्तव में असम की ये रिपोर्ट जो नेल्ली नरसंहार से जुड़ी हुई है, क्या कुछ वास्तविकताओं को सामने लेकर आ पाएगी या चीजें इस समुदाय के लिए हमेशा की तरह विपरीत ही बनी रहेंगी। असम की सरकार ने मार्च 2024 में अनाउंस कर दिया था कि वो उस रिपोर्ट को सबके सामने लेकर आएगी। हालांकि अब तक चीजें नहीं हुई हैं, बट ये कहा गया है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में असम की सरकार इस काम को पूरा जरूर करेगी। तो देखते हैं कि क्या होगा और क्या वास्तव में बंगाली भाषी मुस्लिम लोगों को न्याय मिलेगा या फिर वो अभी तक चीजों के बीच में अटके ही रहेंगे। इस पूरी घटना ने भारत को कुछ खास सबक दिए और इन सबकों में सबसे खास था प्रशासनिक विफलता। पुलिस प्रशासन को खुफिया जानकारी मिल तो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और पूरे मामले को वो लगातार नजरअंदाज करते रहे। और इस घटना की वजह से भारत को एक ऐसा घाव मिला है जो हमेशा सभी लोगों के मन मस्तिष्क में जीवित रहेगा और सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करेगा जो इस समुदाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भारत की भूमि पर शायद खुद को कभी भी सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक सुविधावाद।
अब मानव सुरक्षा की उपेक्षा चुनावों को प्राथमिकता दी गई एक खास स्थिति थी। स्थानीय लोगों की मांगों को यहाँ पर दरकिनार किया गया, इतनी बड़ी संख्या में लाशों को दरकिनार किया गया और सरकार को केवल और केवल चुनाव दिख रहे थे और सरकार ने पूरे चुनाव संपन्न कराए और सारी चीजें हुई। तो सरकार ने अपने कामों को पूरा किया, चाहे वो लाशों के ढेर पर ही क्यों ना हुआ हो, वो हुआ। जातीय सुरक्षा तो अब देखिए एक बड़ा घाव है। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे पहचान की राजनीति नरसंहार में बदल सकती है, ये घटना हम लोगों ने दौरान देखी। और नैतिक चुप्पी, न्याय के अभाव में सांप्रदायिक घाव को खुला रखा गया आज भी। और ये देखने वाली बात यह है कि कैसे लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, ये उनके मन में प्रश्न चलते रहते हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना उनके साथ उस जमीन पे हुई जहां वो लंबे समय तक रह रहे थे। तो चीज़ें चिंताजनक तो हैं। अब बाकी चीज़ें रिपोर्ट हम लोगों के सामने लेके आएगी और कोशिश ज़रूर करेंगे कि जब रिपोर्ट सामने आए तो तब भी हम इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को करें। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही। बाकी की बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी बातें ज़रूर रखें और ये डिस्कशन अब कमेंट बॉक्स में जारी रहेगा। बाकी इसी के अलावा स्टडी IQ के और प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम रोज़ सुबह 9 बजे करते हैं। हिंदी में द हिंदू के न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं, तो न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन के लिए आप जुड़ सकते हैं रोज़ सुबह 9 बजे हमारे साथ। वहीं स्टडी IQ के कोर्सेज में आप जुड़ सकते हैं अगर आप स्टडी IQ के जुड़ करके UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, किसी और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। आप लोग के लिए एक खास कोड है और वो कोड है KL Live। अगर आप स्टडी IQ का कोई कोर्स लेने के लिए KL Live कोड यूज़ करते हैं तो ये कोड आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड प्रूव हो सकता है। और बेस्ट डिस्काउंट कोड प्रूव हो करके ये आप लोगों के लिए आपकी तैयारी के रास्ते को आसान बना सकता है। तो दिवाली एक्सटेंडेड सेल फिलहाल चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं। KL Live कोड यूज़ करके आप 2027 का प्रतिज्ञा प्लस बैच ले करके तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, जहां 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको दी जाती हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। करंट अफेयर आंसर राइटिंग की सुविधा आपको मिलती है और साथ ही आप लोग को सुविधा मिलती है करंट अफेयर प्रोग्राम्स की भी। 1-to-1 मेंटरशिप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है और आप लोग को हर एक प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मिलता है जो भी आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी होते हैं और आपके सारे डिलेमास को सॉल्व करवाया जाता है। केवल बात यही ही नहीं है, स्टडी मटेरियल और साथ साथ टेस्ट सीरीज की सुविधा भी होती है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है स्टडी IQ, जहां आप लोग को 11,000 का स्कॉलरशिप हर महीने टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनने पर मिलता है। और वहीं दूसरी खास बात यह है कि आप लोगों को पूरी फीस रिफंड की जाती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो देर नहीं करना है, एनरोल करना है आज ही स्टडी IQ के कोर्सेज के अंदर। और इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही QR कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोगों के लिए PDFs प्रोवाइड होती हैं और हमारा डिस्कशन भी यहीं पे जारी रहता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातचीत हमें करनी थी वो सारी बातें अच्छे से हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी बातें कॉमेंट में ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए स्टडी IQ के साथ ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा और फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।